हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गुप्त काल के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खास के बिहार के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, मतलब स्थापना जो किया गुप्त वंश का, तो श्रीगुप्त ने किया था। और नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, यानी नगरों का जो लगातार पतन होते गया, तो किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? तो गुप्त वंश। ऐसा कहा जाता है कि इस टाइम में, इस वंश में बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी हुए थे और बहुत सारा स्थापत्य कला, मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ था, गुप्त वंश में। आप देख सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त ने ही स्थापना किया था। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। भारत के नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त। कहा, ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त पूरे जीवन अपना लड़ने में ही लगा दिया और सभी युद्ध वो जीतता भी। आगे देखिए, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। पूछा जाए कि परम भागवत की उपाधि किसने लिया, तो समुद्रगुप्त ने प्रथम लिया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था परम भागवत। गुप्त वंश यानी गुप्त संवत का स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किस गुप्त राजा भी एक नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से होता था? यानी ताम्र लिप्ति से होता था। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद में जो स्तंभ अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें किसका मिलता है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान से मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर देखिए, गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। मतलब उस टाइम जो होता था, सोना सिक्का को दिनार कहते थे और चांदी सिक्का को रुपया कहते थे। फिर देखिए, दिल्ली को कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध दो स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय के स्मृति में, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। आगे देखिए, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं शक विजेता। आगे देखिए, नेक्स्ट में इसमें है, आगे दिया हुआ को गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ। इससे एग्जाम में आते क्वेश्चन, जैसे किसने कौन सा उपाधि लिया। जैसे श्रीगुप्त ने उपाधि लिया था आपको आदिराज महाराज की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक की, स्कंदगुप्त ने उपाधि लिया शक्रादित्य और शक्रोपम की। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने लिया था परक्रमांक की, पराक्रमांक, और कुमारगुप्त ने लिया था महेंद्र द्वितीय की उपाधि। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था महाराजा धीराज, यानी राजाओं का राजा, महाराजा धीराज। और देखिए, इधर देख सकते हैं दूसरे साइड में आपको गुप्तकालीन अधिकारी थे उस जमाने में। कौन कौन अधिकारी थे? देखिए, महासेनापति, इनका जो विभाग था, सेना का सर्वोच्च अधिकारी थे। फिर रण भांडागारिक सेना की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। महासंधि विग्राहक, युद्ध और शांति के प्रधान। फिर महाभंडागाराधिकृत, राजकीय कोष का प्रधान। फिर आपका महाअक्षपटलिक, अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। फिर आपका है महाप्रतिहार, राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। फिर देखिए नेक्स्ट आपका है धुब्राधिकरण, भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। फिर महाबलाधिकृत, सेना का सेनापति होता था, ये सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक जो होता था, न्यायाधीश जज। दंड पाशिक जो होता था, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था।
विनय स्थिति स्थापक कौन था? शिक्षा अधिकारी। फिर देखिए गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो आपको सुश्रुत था। इसको चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक। आगे देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उनके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था, जैसे कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घटप्रकर, ब्राह्मीर, बरूचित जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट है शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 साल का। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी के सिक्का जो मुद्रा होता है उसका नाम रूपक दिया गया। फिर देखिए कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख मिलता है? तो तंतु बाई का। फिर देखिए आगे नेक्स्ट आपका इसमें है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सूपिया का लेख में गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। अब आगे देखिए गुप्तकालीन भूमि का कुछ वर्गीकरण किया गया था, जैसे वह क्षेत्र यानी क्षेत्र किसको कहते हैं? खेती करने योग्य भूमि को बोलते थे क्षेत्र। फिर उसके बाद वास्तु का जैसे निवास करने योग्य भूमि, आज भी देखते हैं कहते हैं वास्तुकला जो होता है वास्तु विहार, बहुत जगह इसके घर बनाए जाते हैं वास्तु विहार के। उसका देखिए खिल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होता उसको खिल कह देते हैं। अपराहत जंगली भूमि कह देते हैं। चारागाह पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह। फिर किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए? प्रवरसेन। कायस्थ शब्द को लेख मिलता है मुद्रा राक्षस में। अब मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा आगे ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठौर और कानपुर में। कुमार गुप्त के समय में ही गुप्त भारत में रजत सिक्कों का मयूर शैलों में प्रचलन हुआ। महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी किसने? कुमार गुप्त ने। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही हुई थी। कुमार गुप्त ने कराया था नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना। फिर गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ। कहा जाता है कि सबसे पहले जो शुरुआत हुआ शतरंज का खेल वो आपको गुप्त काल के टाइम, जहाँ उसे चतुरंग का नाम जाना जाता था। उस टाइम चतुरंग कहते हैं, अब शतरंज कहते हैं। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। यानी भारत से ईरान चला गया, ईरान से फिर यूरोप चला गया शतरंज का खेल। आगे देखिएगा गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होता था? ताम्र लिप्ति बंदरगाह दक्षिण पूर्वी। फिर उसके बाद देखिए चीनी यात्री गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन करता कौन? फहियान आया था चीनी यात्री। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? गुप्त काल के टाइम का सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त होता है 510 ईस्वी का, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए कि गुप्त काल में किस अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा होता था? तो एरन अभिलेख से। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। इसलिए रेशम मार्ग भी कहा जाने लगा उसको, जो नाथुला दर्रा है वहीं से होता था। नेक्स्ट देखिए इसमें कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता और कश्मीर को श्रीनगर की स्थापना की। पूछा जाए कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने किया था कलहन के अनुसार। कलहन का एक पुस्तक है राजतरंगिणी, आप जानते होंगे। आगे देखिएगा गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन? तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जानते हैं
बहुत ही फेमस अर्थ ये थे, ज्योतिष थे, मतलब ये एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने जीरो को खोज किया। आर्यभट्ट ने, पटना ही के थे। गुप्त कालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता। फिर विशाखा दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत से अधिक है? तो स्कंदगुप्त के टाइम में मिलावट किया गया सिक्कों में। फिर गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में? तो प्राकृत में। गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो विष्णुगुप्त। और शुरुआत किसने किया था गुप्त वंश का पहला शासक? तो श्रीगुप्त। नेक्स्ट आप देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय को किस कारण से शाकाहारी कहा गया है? तो शकों के विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख। हूनों में स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, इसमें स्कंदगुप्त ने हूनों पर विजय किया। कहने का मतलब कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता, हून का आक्रमण हुआ था। हून बाहर विदेशी था, उसने हमला किया और स्कंदगुप्त ने क्या किया, हूनों को हरा दिया। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाला भूदान। फिर आपका है विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। फिर 12 गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया? तो भगवान विष्णु के सम्मान में। फिर देखिए, गुप्त राज के समकालीन राजवंश थे। उसके बाद देखिए, जैसे बकाटक जो था उसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति सर्वसेन। फिर उसके बाद आपको नाग राजवंश है ना, ये सब देख सकते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट देखिए आगे, गुप्त के बाद आया गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आप देखिए, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया? तो नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने किया था। गुप्त काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात होता था? घोड़ों का होता था। उसका मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज। कन्नौज आपको अभी जानते हैं यूपी में होगा, यूपी में है। उसके बाद हो गया, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने कराया था कन्नौज और प्रयाग में बौद्ध सम्मेलन। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? बीतक भागम। नेक्स्ट आप देखिए, हर्ष प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, जैसे सिंधनाद आपको सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत महाराज नागरिक प्रशासन का प्रमुख। आगे देखिए दोस्तों, तीसरी शताब्दी में ब्रांगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए ब्रांगल। इसके बाद हो गया, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना गया? तो प्रतिष्ठानपुर। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के नाम से, मतलब हर्षवर्धन के सम्मान में ये पुस्तक लिखा गया था, जो बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट से राज दरबारी थे, दरबार में रहते थे बाणभट्ट। आगे देखिएगा, हर्ष का शासनकाल कब से कब तक है? 606 से 641। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? तो कन्नौज में किया था। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के। फिर देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मतलब हर्षवर्धन को हरा दिया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हरा दिया था? नरसिंहवर्मन ने। आगे पढ़िए, देखिए आगे आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में जानते हैं, बिहार की आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है।
ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? तो सम्राट हर्षवर्धन के टाइम। और भारत में नारियल खेती कब शुरू हुई? तो सातवाहन काल से। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो रेशम के लिए। फिर गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज में था। फिर आप देख सकते हैं ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था? कहाँ था? मथुरा में था। फिर इसके बाद गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। भीन माल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया? तो 672 ईस्वी में किया था। इस सिंह चीन का था। आपको ह्वेनसांग है, हर्षवर्धन है, इस सिंह सब चाइनीज है, सब चाइनीज यात्री, सब चाइनीज स्कॉलर रहा। फिर आप देखिए आगे, हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। मतलब हर्ष ने क्या किया था? 3 नाटक लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का किसने किया? नष्ट कर दिया, बख्तियार खिलजी ने कर दिया। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। फिर देखिए आगे, चीन में दूध भेजने वाले शासक जैसे आपको था हर्षवर्धन, पुष्पभूति वंश के थे। फिर नरसिंह द्वितीय थे, पल्लव वंश, यशोवर्मन थे, कन्नौज नरेश और कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश के। ये सभी ने क्या किया था? चीन में अपना दूध भेजा था। आगे देखिए, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ा यानी गुजरात में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया। कहा जाता है कि मौर्य द्वारा सुदर्शन झील जो था उसका जीर्णोद्धार, उसका मतलब नए सिरे से फिर मतलब मरम्मत करवाना किसने कराया था? शक शासक कौन थे? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। आगे देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं 2 क्वेश्चन। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता में समर्पित है? तो शिव को है। और 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कन्हेरी महाराष्ट्र में। पालीताना मंदिर किस नगर में है? तो भावनगर गुजरात। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा है? तो एलिफेंटा महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन से संबंधित है, इसका निर्माण चंदेल शासक ने करवाया। फिर देखिए, एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर और गुफा किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से है एलोरा की गुफा। फिर आगे देखिए, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो नेपाल अब काठमांडू में। फिर ये बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सा सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता का बौद्ध गुफा मंदिर महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाओं यानी कहाँ? महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रकूट ने बनवाया था। फिर प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा में है। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट के शासक ने करवाया? तो किस प्रथम ने करवाया था। फिर अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म का। फिर कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण किस शासक ने करवाया? तो नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में को कहा जाता है। फिर आपको मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। फिर जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में, पुरी में है, उड़ीसा के पूरी जगह में है। फिर आगे देखिए दोस्तों, इसमें आपका दूसरे साइड में है भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट मंदिरों को सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। ओडिशा में जो भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किस शासक ने बनाया था? पल्लव ने। फिर देखिए आगे, प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों
के मध्य में है तो सिंधु और झेलम के बीच में। फिर ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोननगरी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश MP। फिर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है तो हम्पी श्रीकर्नाटक। फिर आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी, वेदांत मठ श्रृंगेरी मतलब बेंगलोर में है में स्थापना किया। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट है तो मंदिर रचना शैली को। फिर गैंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने कराया था। राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है तो द्रविड़ शैली का है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ स्थित है तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। आगे है आपका मंदिर स्थापत्य कला, देख सकते हैं कौन सा मंदिर कहाँ पर अभी है। जैसे एरन का विष्णु मंदिर आपको एरन सागर जिला MP में है। भूमरा का शिव मंदिर भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पर्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर भीतर गांव कानपुरा जिला उत्तर प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला MP में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको देवगढ़ ललितपुर जिला UP। आगे देखिए माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू जो राजस्थान में है वो आपको वहाँ जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आगे पढ़ना है दक्षिण भारत के राजवंश संगम युग अगले वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने 2-3 टॉपिक कवर किया है और आगे फिर अगले वीडियो में कुछ कवर करूँगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। NCERT का ये सार्थक गणित बुक का है और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार का बुक से भी कुछ मतलब कि क्लास वाइज पढ़ाऊँ। थोड़ा टाइम की कमी है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के आगे और वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।